कई लोगों को लगता है कि प्रीमियम का जो डिके है वो लास्ट फ्यू डेज में ज़्यादा होता है, जिसको पॉपुलरली बोलते हैं थीटा डिके। मैंने क्या नोटिस किया है, मोर देन द थीटा डिके इट इज़ द वेगा कंप्रेशन। जो वॉलेटिलिटी कंप्रेशन होता है उसको कैप्चर कर लेंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो जैसे मैम आप आईवी की बात कर रहे हैं, आईवी का फुल डेफिनेशन होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, और वो सिर्फ ऑप्शन की प्रीमियम्स को प्राइस करने का एक तरीका है। कभी कभी 2-2, 3-3, 5-5% भी मैंने देखा है आजकल। निफ्टी 300-400 पॉइंट भी कभी गैप डाउन खुल जाए तो क्या करेंगे? मेरे लिए सबसे बड़ा रिस्क मैनेजमेंट टूल मेरा पोजीशन साइज है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया और आज हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत ही स्पेशल पर्सन है, मिस्टर अमित गोयल, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। 20 साल से इस मार्केट में हैं और ऑप्शंस में उनकी मास्टरी है, खास करके ऑप्शंस राइटिंग में। वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से कुछ ट्रेड लेते हैं इन राइटिंग, तो उन्हीं से समझते हैं कि ये सब उनकी स्ट्रैटेजी क्या है और ऑप्शंस में आए कैसे वो, ये स्ट्रैटेजी उनको क्यों पसंद आई, क्योंकि ये मैंने देखा है कि वो इस स्ट्रैटेजी से अच्छा कमा लेते हैं। तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया और ऑप्शंस की दुनिया में वो आए कैसे, और ये स्ट्रैटेजी उन्होंने क्या सोच के डेवलप किया और क्यों किया। तो नमस्ते अमित जी, वेलकम टू upsurge.club। और मैं ज्योति बुदिया आपका स्वागत करती हूँ। अब आप हमें ये बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा अपने फाइनेंशियल मार्केट की जर्नी के बारे में कि यहाँ आपका मतलब आना कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार मैम। मैम आपने मुझे अपना दोस्त बोला, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। हम सब जो नए ट्रेडर्स हैं इस फील्ड में, मैम से काफ़ी सीखे हैं। एंड आज भी मैं यहाँ पर इसीलिए आया था ताकि मैम से कुछ सीखे ही जा सकूँ। और मेरा भी कुछ ऐसा ही इरादा है कि मैं भी इनसे ये वाली स्ट्रैटेजी अच्छे से सीख लूं, क्योंकि ऐसे पर्सनली अगर हम जाते हैं सीखने के लिए तो कभी कभी मुश्किल हो जाती। तो आप लोगों के लिए जो मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ तो मुझे भी नॉलेज मिल ही जाती है। देखते हैं मैम, मैं आपसे ज़्यादा सीखने की कोशिश करूँगा। चलिए, मेरी जर्नी के बारे में अगर मैं बताऊं, मैं एक एमबीए फाइनेंस ग्रेजुएट हूं। अपने टाइम अपना ठीक ठाक था पढ़ाई में, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूं और कैंपस रिक्रूटमेंट गोल्ड मेडलिस्ट और ठीक ठाक, वेरी गुड, ठीक है। कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ था मेरा। मैंने अपनी पढ़ाई की है बेंगलोर में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से, और एमबीए में जब मैं कर रहा था वहाँ पर मुझे कैंपस रिक्रूटमेंट किया गया था। एक कंपनी का नाम था पहले IL&FS म्यूचुअल फंड। अच्छा अच्छा, हाँ, IL&FS का एक म्यूचुअल फंड डिवीजन भी हुआ करता था। यस। वहाँ पर मैंने अपनी जर्नी चालू की थी आई थिंक फाइनेंशियल दैट मस्ट बी अराउंड 2000। 2000-2002। हाँ, ठीक है, याद है मुझे। हाँ। तो वहाँ पर मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग फॉर फाइनेंशियल कंपनीज फॉर ट्रेजरीज के लिए मैंने चालू किया था। म्यूचुअल फंड्स प्रोडक्ट्स हम लोग वहाँ पर एंड सॉल्यूशंस बेचा करते थे। उसके बाद मैं यूटीआई म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया जब IL&FS को यूटीआई ने टेक ओवर किया। और मैं यूटीआई के डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रिसर्च में मुझे एक मौका मिला और मैं वहाँ पर ज्वाइन किया। एंड वहाँ पर मैं कहूँगा कि मेरा एक नया ग्रोथ हुआ, एक नया इनिंग्स चालू हुआ, जिसमें मैंने इक्विटी रिसर्च, बैंकिंग सेक्टर और इकोनॉमी रिसर्च पर काम किया था। कुछ साल मैंने वहाँ पर किया और एंड ऑफ 2008-2010 के बीच में मैंने फाइनेंशियल मार्केट से एक बार ब्रेक लिया ड्यू टू सम पर्सनल कमिटमेंट्स। मैंने अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन किया, कुछ साल वहाँ पर रहा, बट मार्केट्स का जो खिंचाव है मैम, वो आप भी जानते हैं। मुझसे अच्छा कौन जानेगा कि वापस मुझे उसने आकर्षित किया। एंड चलिए, मैं यहाँ पर हूँ आज। तो जब व्हेन आई केम बैक, जब मैं मार्केट्स में वापस आया, तब मुझे लगा कि थोड़ा रस्टी हो रखा हूँ। पुराना जो फाइनेंशियल या फंडामेंटल एनालिस्ट था, थोड़ा मेरे को और क्विक मार्केट में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, ट्रेडिंग, क्योंकि हम लोग वहाँ पे एनालिस्ट थे, हम लोग सिर्फ अपना बैलेंस शीट एनालिसिस, DCFs एंड यही सब करते थे, तो ट्रेडिंग का इतना नॉलेज नहीं था। तो ऑब्वियसली हम सब सीखे, आपसे भी सीखा और बाकी मार्केट में भी थोड़ा सीखा,
कुछ पढ़ाई की। इसी दौरान मैंने अपना CMT डेजिग्नेशन भी हासिल किया, विच इज़ अ ग्लोबल चार्टर फॉर टेक्निकल एनालिस्ट इन द वर्ल्ड। आप जानते ही हैं CMT इज आर्ग्यूबली द बिगेस्ट और द हाईएस्ट रिगार्डेड टेक्निकल एनालिसिस सर्टिफिकेशन। US बेस्ड है, तो वो मैंने किया। फिर उसके बाद मैंने सेबी रजिस्ट्रेशन भी कर लिया अपना एज ए रिसर्च एनालिस्ट। एंड मैं अपना खुद का ट्रेड करता हूँ, खुद का बुक संभालता हूँ। मेरा कोई एडवाइजरी ऐसा कोई सर्विस नहीं है। बाकी आप लोगों से और बाकी इंडस्ट्री में जो सीनियर्स हैं उनसे मिलके उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। तो कि आप एडवाइजरी नहीं देते? नहीं, मैं एडवाइजरी का बिजनेस अभी तक चालू नहीं किया हूँ। मेरा विजन है कि आगे चल के मैं कुछ एडवाइजरी का बिजनेस चालू करूँ। जरूर Hopefully- करिए, बिकॉज आपने रिसर्च एनालिस्ट लिया है। तो होपफुली अभी सेबी के नए जो रेगुलेशंस हैं उससे काफ़ी क्लैरिटी भी मिली है कि किस तरह से एक RA को काम करना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं कुछ मॉडल पोर्टफोलियो के बेसिस पे ही सोच रहा हूँ कुछ एडवाइजरी सर्विसेज भी आगे चल के शायद चालू करूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो से आप ऑप्शंस ट्रेडिंग तो करना सीख ही लोगे, बट एक कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल ऑप्शंस ट्रेडर बनना इतना आसान भी नहीं है। पहले तो आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए, और ऑप्शन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने upsurge.club के ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स कोर्स में कवर किया है। आज ही एनरोल कीजिए। चलो अब वीडियो में वापस चलते हैं। तो ये मेरी जर्नी रही है शॉर्ट एंड स्वीट। जिस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ, कई सारे स्ट्रैटेजीज रन करता हूँ। उसमें एक स्ट्रैटेजी के बारे में जो आज हम लोग यहाँ पर हैं बात करने के लिए, वो है 45 दिन का या 45 DTE या डेज टू एक्सपायरी जिसको बोलते हैं। एक शॉर्ट स्ट्रैंगल की स्ट्रैटेजी है जो इंडेक्स पे मैं काम करता हूँ। उसके बारे में 45 डेज? हाँ जी मैम। यहाँ तो मार्केट 0 DT प्रेफर करता है, और व्यूअर्स और कई ट्रेडर 0 DT प्रेफर कर रहे हैं। आप 45 DT मतलब सेम डे एक्सपायरी पे काम करते हैं। मैं तो खैर सेम वीक पे भी नहीं करती, मोस्टली प्रेफर तो मंथली करती हूँ, नहीं तो भी नेक्स्ट वीक या उसके बाद वाला वीक पे। और आप तो सीधा 45 0 DT के ज़माने में 45 की बात कर रहे हो। मैम थोड़ा वो भेड़ चाल से थोड़ा अलग चलने की कोशिश है। जितना मैंने ऑप्शंस के बारे में पढ़ा है, और मेरे को लगता है कि मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हैं। डॉक्टर इवान सिंक्लेयर की भी बुक पढ़ी है, शेल्डन नैटनबर्ग की भी बुक पढ़ी है, आपके भी वीडियोस देखे हैं, आपसे भी सीखते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट जो है, जो गामा जिसको बोलते हैं, जिसके कारण जो एक छोटे से प्राइस मूवमेंट के कारण ऑप्शन की प्रीमियम्स जो बहुत रफ्तार से, बहुत तेज़ी से बढ़ती है व्हेन यू आर वेरी क्लोज टू द एक्सपायरी या 0 DT में, वो वहाँ पर उसको किस तरह से मैनेज करूँ, उसका मेरे पास कोई तोड़ नहीं मिला। और क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं अभी एक नौसिखिया हूँ, मैं एक एंट्रेंट हूँ मार्केट में, तो मुझे लगता है कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है फॉर स्मॉल प्राइस मूवमेंट्स, उससे दूर हट के थोड़ा शांति वाला काम करने की कोशिश किया। इसके कारण मुझे लगा कि ये 45 डेज टू एक्सपायरी वाला जो शॉर्ट स्ट्रैंगल का स्ट्रैटेजी है, ये एक पीसफुल स्ट्रैटेजी है, शांति वाला। मतलब उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो हम लोग मैनेज करते हैं अपने डेल्टास को, जिसको आप जानते हैं कि डेल्टा हेजिंग जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके कारण मैं 45 डेज पे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। एंड थोड़ा पीसफुल है, इसमें भी करना पड़ता है मैनेज, बट कंपैरेटिवली ईजियर टू डू। मतलब इसीलिए आप कमा लेते हो, 0 DT से बच गए। 0 DT से तो बच गया, इसलिए आप कमा लेते हो। लेकिन ये 45 डेज कैसे? एक्सपायरी तो मंथली होती है ना? हाँ, तो जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इसमें क्या होता है, जो भी प्रीमियम्स का डिके होता है, कई लोगों को लगता है कि प्रीमियम का जो डिके है वो लास्ट फ्यू डेज में ज़्यादा होता है, जिसको पॉपुलरली बोलते हैं थीटा डिके। बट मैंने क्या नोटिस किया है, मोर देन द थीटा डिके, इट इज़ द वेगा कंप्रेशन। जो वॉलेटिलिटी कंप्रेशन होता है, उसको कैप्चर कर लेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। एंड इन अ 45 डेज साइकिल, मतलब जो 45 दिन का साइकिल है, उसमें करीब करीब 21 दिन के आसपास अच्छा खासा डिके आ जाता है, नियरली 45 to 50% ऑफ द टोटल प्रीमियम। तो मेरा टारगेट भी वही होता है। तो सपोज एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि अगर निफ्टी का मैंने एक शॉर्ट ट्रायंगल बेचा है, जिसमें फॉर एग्जांपल टोटल प्रीमियम हमको 100 रुपया मिल रहा है। इसका ट्रायंगल जोड़ी का? ट्रायंगल का, जोड़ी का, ठीक है। और ये टोटल प्रीमियम 0 हो जाएगा बाय 45 डेज।
एक्सपायरी के दिन वो जीरो हो जाता है, वो सब जानते हैं। बट जो मैंने नोटिस किया है, जो मेरी स्टडीज़ है, वो ये कहती है कि वो 100 रुपये का 40 से 50 रुपया जो है 20-21 दिन के अंदर ही डिके हो जाता है। ओह, ठीक है, जो मेरा Good. टारगेट भी होता है, गुड। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग एक्सपायरी के नज़दीक आते हैं, गामा का प्रकोप या गामा का वॉलेटिलिटी या सेंसिटिविटी हमारी P&L पे बढ़ती जाती है। ठीक है, क्योंकि एक तरफ हम लोग सब जानते हैं कि थीटा डिके बढ़ रहा है, बट थीटा का डायरेक्ट रिलेशन है गामा के साथ। जितना थीटा की सेंसिटिविटी बढ़ रही है, उतना ही गामा भी बढ़ रहा है। तो जब हम लोग देख रहे हैं कि थीटा में हमको एक दिन का इतना डिके मिल रहा है, बट उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव हमारा ट्रायंगल या हमारा स्ट्रैटेजी गामा के कारण हो रहा है। तो मुझे वो गामा से थोड़ा डर लगता है, नहीं समझ में आता कैसे मैनेज करूं। इसके लिए मैं 45 डेज़ पे बैठता हूं, चालू करता हूं। सपोज मार्च की एक्सपायरी है अभी, तो मैं करीब करीब 15 फरवरी के आसपास ट्राई करूंगा अपना ट्रेड बैठाने का। एंड किस तरह से बैठाते हैं वो अभी हम लोग समझेंगे। 100 रुपया करीब मिलता है, 40 से 50 रुपया 20-21 दिन में मिल जाता है, और उसके बाद उसको मैं रोल कर देता हूँ फॉर द नेक्स्ट सीरीज। तो नेक्स्ट सीरीज की रोल ओवर करने के लिए आपको फिर 15 दिन वेट करना पड़ेगा। हाँ जी, तो 15 दिन क्या करते हैं? मैं मैम बस पढ़ाई सीखना, बाकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। और ये यही करते हैं। 45 डेज क्या करते हैं? ये 45 डेज के अंदर का जो 20 दिन है, यहाँ पे ट्रेड मैनेज किया। इसमें अगर बहुत शार्प मूवमेंट आया तो डेल्टा हेजिंग किया, और नहीं आया तो उसके बाद जो भी प्रॉफिट मिला, मेरा कोई प्रॉफिट का टारगेट नहीं होता है। मैं ये देखता हूँ कि भाई जैसे मैं वो रिस्क एक्सपोजर मेरा बढ़ रहा है ऑन अकाउंट ऑफ गामा का इंक्रीज, तो मैं उसको रोल कर देता हूँ फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी। और रोल करने के लिए मेरे पास टाइम होता है नेक्स्ट सीरीज ऑफ 45 डेज चालू होने के लिए। तब तक मैं ब्रेक लेता हूँ बाजार से, ताकि लेट द मार्केट सेटल डाउन, मुझे थोड़ा समझ में आए कि क्या हुआ, एंड री एंटर द मार्केट। तो ट्रेडर्स कम्युनिटी में, खास करके ऑप्शंस ट्रेडिंग कम्युनिटी में, आपकी फैमिली सबसे सुखी है कि कम से कम आप उनको हर 1.5 महीने में 15 दिन का टाइम दे देते हो। यहाँ तो 15 घंटे का टाइम देना मुश्किल हो जाता है लोगों को। नहीं मैम, मैं मतलब मेरा ट्रेडिंग स्टाइल यही है, मैं इंट्राडे में बहुत ज़्यादा करता नहीं हूँ, तो हाँ मेरे पास उस हिसाब से टाइम ज़्यादा मिलता है। बट ये एक स्ट्रैटेजी है जिसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। एज ए ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, मैं अपने आप को इन्वेस्टर ज़्यादा मानता हूँ रैदर ट्रेडर। ऑप्शंस का छोटा बुक चलाता हूँ, बट इन्वेस्टिंग पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है, टेक्नो फंडा पे ज़्यादा फोकस रहता है इन्वेस्टिंग के लिए। तो मैं स्टॉक्स रिसर्च पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। मुझे लगता है कि वहाँ पर ज़्यादा शायद वैल्यू मिल जाए मुझे। वो तो है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के लिए जो आप कह रहे हो, मैं भी उसी फोकस भी, मेरा भी वही है। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए तो ऑप्शन से ही निकालना पड़ेगा ना। यस, ये तो बात मानता हूँ आपकी। ये तो बात मानता तो हूँ। आपको इस स्लोली में बहुत मजा आ रहा होगा। एब्सोल्युटली मैम, मैं काफ़ी मतलब ये जितना भी पिछले एक साल में ये ज़ीरो डीटी और डेली एक्सपायरी का जो एक पूरा, फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड, जो सर्कस चला, जो एक स्टोरी लाइन चली, ठीक है, एकदम क्लाइमैक्स पे आया और सब एकदम एंटी क्लाइमैक्स हो गया कि सब बंद हो गया वापस। समहाउ आई वाज अनअफेक्टेड। ना मैं उसमें अच्छे दिनों में था, ना मैं उसके बुरे दिनों में था। तो मेरे लिए वो इट वाज अ स्टोरी व्हिच आई वॉच्ड फ्रॉम द आउटसाइड। तो कभी कभी मान लो मार्केट जैसे गैप डाउन खुलता है या ऐसा कोई भी सिनेरियो हो गया, तो वो उसको कैसे कवर करते हो? कभी कभी 2-2, 3-3, 5-5% भी मैंने देखा है आजकल। निफ्टी 300-400 पॉइंट भी कभी गैप डाउन खुल जाए तो क्या करेंगे? मैम मेरे लिए सबसे बड़ा रिस्क मैनेजमेंट टूल मेरा पोजीशन साइज है। मैं ओवर लीवरेज नहीं करता हूँ, मैं रैदर अंडर लीवरेज रहता हूँ। जब लीवरेज की बात करें तो अगर मेरे पास समझो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 10 लाख रुपया है, तो मैं निफ्टी में नोशनल वैल्यू के हिसाब से 2 या 3 लॉट से ज़्यादा नहीं करूँगा काम। तो मेरा रिस्क कंपैरेटिवली कम रहता है उसमें। ओके। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, बिकॉज मुझे मालूम है कि कितना रिस्क मैंने लिया है बुक्स पे। और क्योंकि मेरे पास 45 दिन का टाइम है, तो ये भी मालूम है कि बाजार जो है वन डायरेक्शन नहीं जाता। इन अ स्पैन ऑफ 45 डेज ऊपर नीचे दोनों तरफ से मूवमेंट आता है। अगर बहुत नीजर्क रिएक्शन आया है, गैप अप गैप डाउन विच इज़ नॉर्मल, उतना ही रिएक्शन रिवर्स भी हो जाता है, कई बार ही देखा है। तो
मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरी स्ट्रैटेजी में मैं क्या करता हूँ, जब तक मेरा लेवल ब्रीच नहीं होता या चैलेंज नहीं होता, सपोज आज बाजार कहाँ पर क्लोज हुआ, 23,600 पे क्लोज हुआ है, सपोज हम लोगों ने 1,500 पॉइंट दूर का बेचा है 45 डेज टू एक्सपायरी, उसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने करीब समझो 25,000 का कॉल बेचा होगा और 22,500 या 24,000 का 23,000 का पुट बेचा होगा। तो जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होते मैं मोस्टली कुछ ज़्यादा नहीं करता। हल्का फुल्का सा डेल्टा हेजिंग या थोड़ा सा स्ट्रैंगल को शॉर्टन किया तो वो कर लिया, बट बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली कुछ भी नहीं करता, क्योंकि मेरा रेंज इंटैक्ट है, विच इज एज पर दी आईवी, मतलब जो आईवी ने डिफाइन किया वो रेंज इंटैक्ट है। तो जैसे मैम आप आईवी की बात कर रहे हैं, आईवी का फुल डेफिनेशन होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, और वो सिर्फ ऑप्शन की प्रीमियम्स को प्राइस करने का एक तरीका है। उसका एक मॉडल है ब्लैक एंड शोल्स मॉडल, जिससे वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं रिवर्स कैलकुलेशन वगैरह करके। तो उसमें डिटेल में ब्लैक शोल्स मॉडल जाते हो? नहीं मैम, मेरे को तो आता ही नहीं। तो नाम मालूम है तो मैंने बोल दिया आपको इम्प्रेस करने के लिए। ठीक है, हमको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कैलकुलेशन वगैरह, क्योंकि आजकल अपने भी ऐप पे धन पे ऑप्शन ट्रेडर में सारा कैलकुलेशन इनबिल्ट होता है। सॉफ्टवेयर आजकल इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, एवरीथिंग इज रेडीली अवेलेबल। बट थियोरेटिकली स्पीकिंग जो आईवी का मतलब है वो है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, जिससे ऑप्शंस की प्रीमियम को प्राइस करते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स। और जनरली आईवी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी निफ्टी का आईवी अगर हम लोग लें, करीब 15% के आसपास चल रहा है। इसका मतलब ये है कि निफ्टी का एक साल का मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी करीब 15% से ऊपर या नीचे मूव हो सकता है। ये मार्केट का एक्सपेक्टेशन है। प्रीमियम का या अंडरलाइन का? अंडरलाइन का। So, मतलब अगर आपका कहना है कि 23,000 की निफ्टी है तो 15% अप एंड 15% डाउन की आईवी के हिसाब से वोलेटिलिटी को ये लोग एनकैश कर लेते हैं या डिस्काउंट कर लेते हैं या प्राइसिंग कर लेते हैं। ठीक है। तो ये जो प्राइसिंग का एक रेंज बोलता है, क्योंकि आईवी जो है वो मार्केट का डायरेक्शन नहीं बताता, वो सिर्फ मार्केट का एक रेंज बताता है। तो एज अ स्ट्रैंगल सेलर मैं मार्केट के तय किए गए रेंज को रिस्पेक्ट देता हूँ, उसी के पास खड़े हो जाता हूँ। तो जब मैं 45 डेज का स्ट्रैंगल बैठाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि 45 डेज का जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन है, निफ्टी कितना प्लस या माइनस जा सकता है, उस स्ट्राइक्स के आसपास का मैं जोड़ी बेचता हूँ। वो कैसे निकालते हो आप? मैं आपको अपने व्यूअर्स को भी अपने स्क्रीन पे ले जाके दिखा सकता हूँ प्रैक्टिकली, अगर आप चाहें तो एक स्ट्रैंगल का एक एग्जांपल बना के। लेकिन आप वो रेंज कैसे डिसाइड करते हैं? वो रेंज में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को देखता हूँ, और उसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ, जो एनुअलाइज्ड बेसिस पे 15% बताता है, तो 45 डेज में क्या परसेंटेज मूव आ सकता है, वो एक सिंपल फॉर्मूला होता है, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम से डिवाइड करके हम लोग निकालते हैं। तो ये आप कैसे लेते हो? 365 डेज लेते हो या ट्रेडिंग के 252 डेज लेते हो या 12 महीने लेते हो कि 52 वीक्स लेते हो, क्या लेते हो? देखिए 45 डेज टू एक्सपायरी जैसे मैंने बताया, ये तो कैलेंडर डेज हो गए। तो अगर मैं कैलेंडर डेज की बात कर रहा हूँ तो मैं 365 डेज का स्क्वायर रूट ऑफ टाइम करूंगा इनटू द आईवी। तो मुझे 45 डेज में निफ्टी का प्लस या माइनस क्या रेंज होता है वो डेफिनेशन मिल जाता है एज पर दी ऑप्शन मार्केट पार्टिसिपेंट्स का एक अनुमान। मार्केट एक्सपेक्टेशन क्या है उसके बेसिस पे। ठीक है, अगर मैं 45 डेज में कितने ट्रेडिंग डेज हैं वो निकालूं तो फिर मैं 252 डेज का स्क्वायर रूट निकालूंगा। उतना सब मैं को करना तो नहीं। आप बेसिकली कैलेंडर डेज पे ही, क्योंकि ब्याज तो सैटरडे संडे का भी लगता है। ब्याज तो चाहिए ना, मारवाड़ी आदमी आपसे सीखा है, ब्याज तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो तो हम लोग 45 डेज के हिसाब से 365 डेज का स्क्वायर रूट ऑफ टाइम करेंगे इनटू द आईवी, तो हमको मिलता है एक एक्सपेक्टेड रेंज मार्केट का। तो वो रेंज पे हम बैठ जाते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो वो एक एग्जांपल के तौर पे बिल्कुल दिखाइए आप हमको, क्योंकि आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी योर वर्किंग नाउ।
ओके। इसी बहाने मुझे आज आपकी वर्किंग देखने को मिल जाएगी। ऐसे तो आप मुझे जल्दी से हाँ ना, कल आना, परसों मिलते हैं, आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, आज अरे मैं नहीं वहाँ जा मैम। रहा हूँ, ऐसे करके, या देख ले तो ज्योति जिस दिन बिजी है उस दिन बुलाते हैं। तो चलो आज तो मुझे मौका मिल नहीं गया, मैं मैम, सीखना नहीं चाहती मैम, हूँ। आप जब बोलो तब आ जाएंगे। चलिए, तो हम धन के ऑप्शन ट्रेडर के इस पे जाते हैं, बिल्डर पे, स्ट्रैटेजी बिल्डर पे। जी। एंड यहाँ पर रेडीमेड भी मिलता है अपने को। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं फास्ट क्रिएट, हमको चाहिए शॉर्ट ट्रायंगल। अब शॉर्ट ट्रायंगल ये बाय डिफॉल्ट दिखा दिया है 27 मार्च का, क्योंकि मैंने सेलेक्ट कर रखा था। अब ये जो लेवल्स लिया है इसने बाय डिफॉल्ट लिया है, हाँ। ठीक है, 23, 750 एंड 450, बहुत नज़दीकी लेवल है। इट इज़ एज गुड एज अ स्ट्रैडल। मैं इसको ऑप्शन चेन पे, जो यहाँ से, तो ये तो डायरेक्टली इसने बाय डिफॉल्ट दिखाया है, बट मुझे वन स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से लेवल्स या स्ट्राइक्स को आप ये सेलेक्ट क्या करना है। नए वर्ड्स लाते हो? ये वन स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? अच्छा, हाँ, तो भाई आप तो ऐसे वर्ड्स यूज करते हो, मैं उनको तुरंत ये समझने की कोशिश करती हूँ। मैंने कहा ना, मैं एज अ व्यूअर बैठी हूँ। हम भूल जाते हैं कि हम ज्योति मैडम के सामने बैठे हैं। व्यूअर्स तो दिखते नहीं है ना इधर, इसके लिए। तो मैम आप जानते ही हो, बट व्यूअर्स के लिए बता दे रहा हूँ, वन स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है। जो ये आईवी का एक्सपेक्टेशन है, जो ये आईवी का प्राइसिंग है, वो बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल मॉडल के बेसिस पे निर्धारित है, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस इंटरवल या कॉन्फिडेंस लेवल, या एक पर्टिकुलर बोलते हैं ना कि मुझे 50% लगता है कि यार ये हो जाएगा, या आई एम 70% श्योर। तो ये वन स्टैंडर्ड डिविएशन की जो एक कैलकुलेशन है, ये बेसिकली अराउंड 62%, 68% के आसपास का कॉन्फिडेंस इंटरवल है। स्टैटिस्टिकल टूल है ये। तो बेसिकली आईवी जो है वो प्राइस इन कर रहा है वन स्टैंडर्ड डिविएशन का रेंज। तो विच इज एक थोड़ा कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ, ये एक बेसिक स्टैटिस्टिक्स है जिसके बेसिस पे ये आईवी निर्धारित होता है। तो मुझे बेसिकली ये जो रेंज तय किया गया है मार्केट में, उस रेंज को आइडेंटिफाई करना है। टिपिकली वो रेंज करीब करीब एज अ थंब रूल अगर मैं बताऊं, वो 16 डेल्टा स्ट्राइक्स के आसपास पाया जाता है। 16 डेल्टा कॉल, 16 16 डेल्टा डेल्टा कॉल, 16 डेल्टा पुट। तो दोनों का हम लोग ओटीएम कॉल, ओटीएम पुट जोड़ी बेचेंगे। तो अब ये 16 डेल्टा का स्ट्राइक जानने के लिए हमको क्या करना है, ऑप्शन चेन में चलते हैं। ऑप्शन चेन जो है वो यहाँ से मिलेगा हमको, व्यू ऑप्शन चेन। इस तरह का विंडो खुलता है एंड हम लोग जा रहे हैं 45 डेज टू एक्सपायरी। तो मैं 27 मार्च की एक्सपायरी पे जाके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हम लोग आ गए 27 मार्च की एक्सपायरी का ऑप्शन चेन। अब मुझे ढूंढना है कॉल और पुट का 16 डेल्टा या 16 डेल्टा के आसपास का स्ट्राइक। मैं थोड़ा यहाँ पे ये भी ध्यान रखता हूँ कि भाई वो स्ट्राइक के आसपास जो है राउंड नंबर हो, होल नंबर वाला स्ट्राइक हो, ताकि इजी एंट्री इजी एग्जिट हो, स्लिपेज ना हो। तो मतलब 15 डेल्टा भी चल जाता है। 15, आप 16, क्या प्रेफर करोगे, 15 या 17? जो भी राउंड नंबर होगा उसके राउंड नंबर में आप क्या जितना प्रेफर बाहर हो उतना अच्छा। 15 मतलब 15। हाँ। अगर मेरे पास ऑप्शन है कि 17 चूज करूं कि 15, आई विल प्रेफर सेफर साइड 15। मतलब जितना ओटीएम रहेगा तो आप थोड़ा सा ओटीएम लेना पसंद ज्यादा प्रेफर करूंगा, सेफर साइड बेटर है। तो ये रहा डेल्टा एंड हम लोग यहाँ पर नीचे ढूंढते हैं। तो देखिए यहाँ पर 16, ये रहा 25,000 का कॉल जो है 15.94 डेल्टा दिखा रहा है। ये मेरा मिल गया, 16 मिल गया। तो 25,000 का कॉल हमको बेचना है। और नीचे में जाएंगे, पुट साइड में डेल्टा चूज करते हैं। तो 22,600 या 22,500 लेंगे या 600 लेंगे? 500 भी लिया जा सकता है, बट उसका डेल्टा अगर आप देखें तो 14 डेल्टा के आसपास है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है 14 डेल्टा पे, एंड प्लस क्योंकि वो राउंड नंबर है तो लिक्विडिटी भी अच्छी होती है। तो 22,500 एंड 25,000 की जोड़ी बेचने में प्रेफर करूंगा। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें, क्योंकि पुट साइड में हम लोगों ने थोड़ा और कम डेल्टा या थोड़ा और सेफ साइड खेला है, वो बेटर होता है। और दूसरी बात ये कि प्रीमियम भी हमको मोटा मोटी सेम मिल जाता है यहाँ पर, क्योंकि पुट्स में स्क्यू के कारण, अभी मैं स्क्यू बता दूंगा आप पूछने से पहले। जनरली
इंडेक्स में हेजिंग होती है, लॉन्ग ओनली फंड्स जो होते हैं वो सब पुट्स को खरीदते हैं हेजिंग करने के लिए, जिसके कारण पुट्स में थोड़ा प्रीमियम बढ़ा हुआ रहता है फॉर द सेम डेल्टास। तो अगर मैंने 14 डेल्टा इधर बेचा, इधर 16 डेल्टा बेचा, तो मोटा मोटी प्रीमियम भी मैच हो जाएगा, प्लस में थोड़ा सेफ भी है। तो क्योंकि राउंड नंबर है, सेफ भी हो जाएंगे, तो विल गो फॉर 22,500 ऑन द पुट साइड, 25,000 ऑन द कॉल साइड। तो आपके बोलना मतलब स्क्यू उसको कहते हैं कि पुट साइड का डेल्टा थोड़ा ज्यादा रहेगा और कॉल साइड का डेल्टा थोड़ा कम रहेगा। नहीं मैम, पुट साइड का डेल्टा थोड़ा कम रहेगा एंड कॉल साइड का डेल्टा थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा है। अच्छा, उसको आप स्क्यू कहेंगे। इसको स्क्यू, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 25,000 का कॉल बेच देंगे एंड 22,500 का पुट बेचेंगे। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पुट जो है वो 14 डेल्टा का है, फिर भी उसका प्रीमियम जो है 103 ऐसा रुपीज। क्यों? वही जो अभी हम लोगों ने बात की थी स्क्यू की, कि मार्केट में पुट्स की प्रीमियम्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, बिकॉज जो लॉन्ग ओनली फंड्स होते हैं, जैसे आप और मैं, अगर अपने लोगों ने अपना लॉन्ग पोर्टफोलियो क्रिएट कर रखा है, कैश में माल उठा रखा है बाजार से, और हमको लगता है कि पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो हमको हेज करके रखना है, थोड़ा सेफ्टी, हमको इंश्योरेंस खरीदना है पोर्टफोलियो पर, तो जनरली पुट्स हम लोग खरीदते हैं। तो अगर पूरा मार्केट पुट्स खरीद रहा है टू हेज देयर पोर्टफोलियो एज अ स्ट्रैटेजी, तो उसमें थोड़ा डिमांड ज़्यादा है एंड प्रीमियम्स आर अ फंक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो उसके कारण पुट्स की प्रीमियम स्पेशली ऑन इंडेक्सेस हमेशा थोड़ा फॉर अ सिमिलर डेल्टा ज़्यादा पाया जाता है। तो ये मेरी सिंपल एक स्ट्रैटेजी हो गई। बेसिकली जब तक ये रेंज ब्रीच नहीं होता, मैं इस रेंज के अंदर शांति से रहूँगा। मेरा पोजीशन साइजेस में वगैरह देख लेता हूँ कितना रहना चाहिए एंड आई एम सिटिंग हियर। तो इसकी फिर स्ट्रैटेजी बनती कैसे है? ठीक है, अब देखिए मैम, इसमें अगर हम लोग प्रीमियम्स की बात करें तो करीब करीब 14,000 रुपीज़ का टोटल प्रीमियम है वन लॉट के पीछे। 1 लॉट के पीछे 75 का आज लॉट साइज है। आज का 75 का लॉट साइज है, उसके हिसाब से करीब 14,000 का प्रीमियम हमने बेच के इकट्ठा कर लिया है। इसमें से हम कितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो पूरा गेम होता है। एंड जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है, एज टाइम पासेस इसका आईवी कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसका थीटा डीके बढ़ेगा, जिससे हमको ये जो 14,000 का है धीरे धीरे इसमें से हमको एक ब्याज के हिसाब से मिलेगा। तो बेसिकली ये ऑप्शंस मार्केट में ब्याज का काम कर रहा है। अब इसमें रिस्क क्या है कि एकदम अगर बड़ा मूवमेंट आ जाए ऑन आइदर साइड, वो रिस्क होता है। उसको मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एज ऑप्शन ट्रेडर। तो सपोज मार्केट जो है बहुत शार्प मूवमेंट यहाँ पे ले लिया, ठीक है, तो इफ़ दिस हैपन्स, बड़ा गैप डाउन जनरली जिसका डर होता है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ का जो कॉल है उसको थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ अंदर की तरफ। अच्छा, आप रेगुलर एडजस्टमेंट्स करते रहते हैं? रेगुलर एडजस्टमेंट्स करते रहता हूँ। ऐसी स्ट्रैटेजी बना के नहीं छोड़ देते? नहीं, ब्लाइंडली नहीं छोड़ देते, वी आर एक्टिव ट्रेडर्स। तो ये यहाँ तक आए उसके बाद मैं कुछ करूँ नहीं, थोड़ा थोड़ा करेंगे, राइट, ताकि हम लोग मार्केट की चाल के साथ रहें। क्योंकि अगर मार्केट ने यहाँ पे मोमेंटम पकड़ लिया एंड वो एक तरफा चला गया, तो मैं उस महीने शायद पैसा नहीं कमाऊं, बट मेरा लॉस तो मैं काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता हूँ। तो आप शिफ्ट करोगे या एक और क्रिएट करोगे? नहीं मैम, मैं सिर्फ इसको शिफ्ट करूँगा। मतलब वो वाला कट करोगे और थोड़ा सा नजदीक वाला कॉल कर दोगे? यहाँ पर मतलब 25,000 की जगह आप 24,500 पे शिफ्ट हो जाओगे। लेट्स अज्यूम कि 24,500 पे, तो आप 25 को कट कर दोगे, उसका प्रॉफिट बुक कर लिया, 24,500 को मैंने किया, शॉर्ट कर दिया। हाँ, इससे क्या होता है टेक्निकली स्पीकिंग, जो हम लोगों ने यहाँ पे डेल्टा जो हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है इन दिस जीरो डेल्टा ट्रेड, वो मैंने थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया। ओके।
ताकि मेरा जो एक्सपोजर है मूवमेंट का उसमें कम हो जाए। ठीक है, अब मैं बहुत एग्रेसिवली इसको नहीं करता हूँ, इसका कुछ डिफिनेशन रहता है, कुछ लेवल्स होता है। समझो 500 पॉइंट 600 पॉइंट मूव हुआ उसके बाद ही करता हूँ। हर 100-200 पॉइंट पे अगर करने लगा तो ये बेसिक मार्केट की जो वेरिएशंस हैं उसमें सिर्फ मैं अपने लोग तो रोज ही भाव दे होता है, देंगे, वो तो रोज ही होता है। उसमें सिर्फ कॉस्ट देंगे, बचेगा कुछ नहीं। क्योंकि तो आपकी एवरेज कितनी रेट पे आप उसको करते हो? मेरे इस 1000 रेंज पॉइंट में पे या 500 पॉइंट के ऊपर मैं 200-300 पॉइंट खींच लेता हूँ ओके। टिपिकली, क्योंकि एक 500 पॉइंट आज की मार्केट में भी अगर आप देखें तो एक 2% का मूव आ गया। तो अभी जैसे मार्केट का सिनेरियो लेट्स से फॉर एग्जांपल चल रहा है, एक दिन 500 पॉइंट ऊपर, एक 2 दिन में 500 पॉइंट नीचे, तो आपको हर 2-3 दिन में रेंज शिफ्टिंग करनी पड़ती होगी। अगर क्लोज होता है, क्योंकि वो सिर्फ मैं क्लोज की बात कर रही हूँ। अगर क्लोज होगा तो अगर मार्केट जिगजैग मूवमेंट होगा +500 -500, उन महीनों में मेरा जो 14,000 का टोटल प्रीमियम है उसमें से ये डेल्टा हेजिंग के कारण कॉस्ट इंक्रीज होगा, तो उन महीने में मेरी कमाई कम होगी। आपकी कमाई उस टाइम ज्यादा होगी जब ये पूरा 45 डेज जो है शांति से बीते, शांति से बीचते थे या रेंज बाउंड में बीते। हमको ये मालूम है कि मार्केट एक जगह तो होने नहीं वाला, मूवमेंट तो आएगा ही, बट नॉर्मल मूवमेंट आएगा तब तक ठीक है। एंड आप भी जानते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मतलब 12 महीनों में 6-7 महीने ऐसे जाते हैं जहाँ पे मार्केट में मोटा मोटी नॉर्मल मूवमेंट आता है। तो आप तो इस तरह के साल में मुश्किल से 6 या 7 ट्रेड ले पाते होंगे। यस, नहीं मैं करता हर महीने हूँ, रोलिंग बेसिस पे। ठीक है, हर महीने में मेरा ये अच्छा, आप ये इसको पूरा स्क्वायर ऑफ होने का वेट नहीं करते? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया 15 फरवरी को मैंने चालू किया, 10 मार्च के आसपास 20 एक दिन बीत गए, 20-25 दिन मई वाला मैंने फिर अप्रैल वाला बैठा दिया इन द मंथ ऑफ मार्च। तो वही पैसा मैंने रोल कर दिया। और वो वाला खड़ा है? नहीं, उसको रोल कर दिया, उसको क्लोज किया और सामने वाला अच्छा, रोल क्लोज कर देते हो आप पोजीशन? हाँ। लास्ट डे तक वेट नहीं करते? मैं तो 20-25 दिन के अंदर निकल जाता हूँ। अच्छा, ये कैच था जो मैं अभी आज समझी हूँ। हाँ, मैं क्योंकि आपको आप एक्सपायरी तक वेट नहीं करते? मैं वो गामा मूव का जो रिस्क तो है, आपके हिसाब से मंथ जो है वो 15 to 15 है, नॉट एज पर एक्सपायरी। खाली कहलाता है 45 डेज एक्सपायरी, लेकिन उसका रियल मीनिंग है आपका जो एक्सपायरी है वो 15 to 15 है। मोटा मोटी 15 to 15 है। गॉट इट। ताकि मैं वो एक्सपोजर से बचा रहा हूँ, गामा एक्सपोजर से बचा रहा हूँ, और मैं उस हिसाब से मैनेज कर लूँ। तो 15 तारीख को 15 फरवरी है आज, सपोज करो तो 15 मार्च तक आप उसको खत्म करके निकल जाओगे। क्योंकि मैं प्ले कर रहा हूँ थीटा डीके एंड वेगा कंप्रेशन के लिए, मैं डेल्टा और गामा दोनों को मैनेज नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ डेल्टा को देख लूँ, गामा मेरे से संभलता नहीं तो मैं उससे दूर रहता हूँ। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ मैम। है बहुत छोटा और बारीक सा क्वेश्चन। लेट अस से 14 तारीख या 15 तारीख फ्राइडे या सैटरडे आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं मैम, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट तो आप रूल फ्राइडे नहीं को करोगे या मंडे को करोगे? आइडियली मैं वीकेंड का वेट करूंगा ताकि जो एक्सपेक्टेड थीटा डीके है शायद मिल जाए, क्योंकि ये महीने का तो फास्ट होगा, अगले महीने का स्लो होगा। चलेगा मैम। देखिए, अगर मैं लॉन्ग टर्म देख रहा हूँ एज अ रनिंग स्ट्रेटजी, क्या प्रेफर करते हो कि मतलब वीकेंड के पहले रोल ओवर करके जाओ या मंडे को रोल ओवर करो? आइडियली स्पीकिंग वीकेंड के पहले रोल ओवर कर दो, ताकि वो बड़े गैप का जो एक वीकेंड पे एक एक्सपेक्टेड गैप होता है, मार्केट में काफ़ी न्यूज़ आता है, 2 दिन का न्यूज़ एक साथ रिएक्शन आता है मार्केट में, उससे हम लोग बचे रहें। बट द फ्लिप साइड इज कि भाई 2 दिन का थीटा भी मिलेगा, तो वो एक डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है। मोस्टली तो मैं ऐसा मैंने कभी एक्चुअली सोचा नहीं है कि भाई वो आता है तो देखो, इसीलिए मैम के साथ बैठने में डर लगता है कि मैम ऐसे गूगली करते हैं तो फिर मालूम पड़ता है कि ऑडियंस नहीं है, मैम बैठी है सामने। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मैम, आपसे समझूंगा कि क्या करना चाहिए इसमें। नहीं करना नहीं, मेरे तो दिमाग में आया कि भाई 2 दिन का थीटा तो बहुत बड़ी बात होती है राइटर्स लोगों के लिए। हाँ। तो वो 2 दिन का थीटा जो होता है वो करंट मंथ में फास्ट डेप्रिशिएट होता है बजाय कि नेक्स्ट मंथ में। तो आप क्या पसंद करते हो? बस सिंपल वे। नहीं मैम, मैं मोस्टली तो प्रेफर करूंगा कि फ्राइडे को निकल जाऊं, क्योंकि हम तो देखिए ब्याज जो राइटर है उसके मैं थीटा को एक सिंपल वे में पुटअप कर रखा है ब्याज। तो ब्याज तो जब आता है तो हम एक एक दिन का हिसाब करते हैं, बराबर। तो मैं सैटरडे संडे कैसे छोड़ दूं? नहीं, आपकी बात एकदम सही है मैम। जनरली ये भी देखा गया है कि मंडे जो फ्राइडे के दिन
लास्ट कपल ऑफ आवर्स में अच्छा खासा डीके आता है इन आईवी कंप्रेशन, क्योंकि कई लोग ये वीकेंड थीटा गेन करने के लिए राइटिंग करते हैं, राइट, वही और तो। मंडे को निकाल देते हैं। हाँ। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, बिकॉज ऑफ दैट नेचुरल प्रेशर फ्राइडे के आखिरी 2 घंटे में अच्छा खासा डीके मिल जाता है Right. मोस्टली, राइट, और मंडे सुबह जब वो स्क्वायर ऑफ होते हैं पोजीशंस, तो वापस आईवी बढ़ जाती है, क्योंकि हाँ वोलेटिलिटी बढ़ती है। क्योंकि जो लोगों ने जोड़ी बेचा था ओनली फॉर द वीकेंड, वो मंडे सुबह निकल के आ जाएंगे। तो वो तो एसटीबीटी कर रहे हैं, तो उनको तो निकलना है, तो वापस आईवी बढ़ जाता है, तो एक्चुअल डीके उस टाइम नहीं मिलता है। तो फ्राइडे को निकाल दूं तो आई एम सेफर फ्रॉम दिस वोलेटिलिटी। तो एंड वीकेंड पे थोड़ा शांति से भी रहो, घर में फैमिली को घुमाने ले जाओ, ना कि ये सोचो कि भाई बाजार में क्या हो रहा है अब 2 दिन भाभी के जी को लिए। कितने बार घुमाने ले जाते हो मैं साल में? ओबरॉय मॉल के पास रहता हूँ। हाँ, वो तो मुझे पता है, बस पे लेकिन तो कितने बार एक ही एक जगह जाके हम बोर हो जाते हैं। नहीं, हम बोल रहे हैं कि भाई वीकेंड पे तो कोई वही भी जाओ। लेडीज एक जगह एक ही जगह हर बार नहीं जाना पसंद करती है। बॉम्बे में बहुत सारी जगह है मैम घूमने के लिए, कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ता है। हाँ। तो ये एक सिंपल हाँ। स्ट्रेटेजी है। तो आप कौन से मंथ को ओवरऑल वॉलेटाइल मानते हो? अभी जैसे मैं आपसे एक बात करती हूँ, जैसे आप बताते हो मंथ ऑन मंथ के रोल ओवर पर, जून इलेक्शन जो है या कोई भी इलेक्शन का मंथ है, तो क्या आप वो महीने में इलेक्शन के पहले भी आईवी बढ़ी हुई रहती है? तो ऐसी सिचुएशन में आप ये स्ट्रैटेजी यूज करते हो या नहीं करते हो? मैम बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, क्योंकि आप तो चलते हो मंथ ऑन मंथ। अभी तक मेरा जो इम्प्रेशन था कि आप 45 डेज यूज करते हो, और 15 दिन के बाद तो मैंने ये सोचा था लेटर से इस साल जून में 4 जून को रिजल्ट थे, तो मुझे लगा कि आपने 31 मई के हिसाब से आपने खत्म कर दिया, अब 15 जून को बनाएंगे फॉर जुलाई, तो इसके लिए आपके 15 दिन वो निकल गए। लेकिन जो अब आपने ये कहा तो उसके हिसाब से आप 15 मई से लेके 15 जून तक का, मतलब जून बैठे एंड हैं। तक का आपके पास बिल्कुल। है। और 4 जून को जो फॉल रिजल्ट आई है थी, तो वो जो चीज थी, 3 जून की राइस और 4 जून की फॉल, दोनों। दोनों, तो ये जो चीज है इलेक्शन टाइम पे, तो क्या ये चीज, ये मंथ आप प्रिकॉशन लेके रखते हो? यस मैम, देखिए ऐसा रनिंग स्ट्रैटेजी ये रेगुलरली करता हूँ, बट जब मुझे मालूम है कि सामने खाई है या एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी है इवेंट के कारण, और 4 साल में एक बार आने वाला इवेंट है या साल में एक बार आने वाला इवेंट है जो बजट है जो अभी गया, तो अगर मैं वो 2-3 दिन नहीं रखूं ट्रेड, ठीक है, वो 2-3 दिन का मैंने समझा ब्याज नहीं मिला मेरे को, मुझे चलेगा। तो आप क्या करते हो फिर? स्ट्रैटेजी बनाते हो, लेकिन मैं वो स्ट्रैटेजी को जब इवेंट आने वाला होता है उसके एक आध दिन पहले निकाल देता हूँ, इवेंट के एक आध दिन बाद जब मार्केट सेटल हो जाता है मैं री एंटर कर देता हूँ। तो जब आप निकालते हो इवेंट के पहले, जब आप निकालते हो तब तो आईवी बहुत शूट अप रहता है। कभी कभार हमको वो प्रॉफिट में मिलता है क्योंकि हम लोगों ने ठीक वाले आईवी पे बेचा होता है, और कभी कभार हमको वो इन रनिंग बेसिस वो लॉस भी बुक करते हैं, तो विच इज़ पार्ट एंड पार्सल। इन द लॉन्ग रन वो सब नॉर्मलाइज हो जाता है एंड एंड ऑफ द डे प्रॉफिट मिल जाता है। बट जब मालूम है कि यहाँ पर इवेंट है, वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, उन दिनों में नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज करके पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। जान के उस रिस्क को लेना मुझे पसंद नहीं है। आई वुड रादर तो बी आउट उस ऑफ टाइम इट। पे आप इसको आयन फ्लाई में या आयन कॉन्डोर में नहीं बदलते? नहीं मैम, जब इस तरह की कुछ वॉलेटिलिटी बढ़ती है मार्केट में, तो एक दूसरे तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो आप भी जानते हैं, टर्म स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है, जो कैलेंडराइज्ड होते हैं। मैं तो जानती हूँ, हमारे व्यूअर्स नहीं जानते। मे बी वो मैं व्यूअर हूँ। फिर भूल जाता हूँ। तो देखिए, टर्म स्ट्रक्चर और कैलेंडराइज्ड ट्रेड्स बनाना थोड़ा एक अलग ही एक टॉपिक है, उसके लिए मे बी मैं फिर से आप आपको मुझे बुलाऊंगी। वापस बुलाएं तो शायद मैं मैं फिर से आपके बुलाऊंगी, सामने आपको छोड़ूंगी नहीं। आपके पास बात कर इतनी पाऊंगा इसके स्ट्रैटेजीज लिए। हैं, तो हम सर को बुलाते जाएंगे। तो उस टाइम कुछ उन स्ट्रैटेजीज पे काम करते हैं जहाँ पे आईवी डिफरेंशियल्स के ऊपर कोई ट्रेड स्ट्रक्चर बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ऑन एन एवरेज पूरे साल भर में, या मैं साल भर की बात नहीं करूंगी, क्योंकि कोई भी ट्रेडर अपने एक साल के ट्रेड्स के हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर नहीं बता सकता कि मेरी स्ट्राइक रेट क्या है। बट ओवरऑल 4-5 साल में अगर आप ये काम करते हैं तो आपकी स्ट्राइक रेट क्या आती है रफली? 60-70% of the times this strategy is profitable. ROI?
अगर मैं ROI देखूं, देखिए क्योंकि मैं स्ट्रैंगल बेच रहा हूँ और मेरे पास वो हेजेस का बेनिफिट नहीं है, तो तो मेरा मार्जिन ROI, आपकी हार्ड हाँ, बहुत लगती है, इसीलिए मैं आरओआई पूछ तो रही हूँ। ROI कंपेयर टू एन आयन कॉन्डोर या आयन फ्लाई कम होती है। तो रिटर्न भी कम होता है, वो कोई करेक्ट, प्रॉब्लम नहीं हाँ। है, अल्टीमेटली ले दे के आरओआई वही आएगी। हाँ, अल्टीमेटली ले दे के वही आनी है, तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक ROI बैठ जाता है मैम इसमें। आई वुड, मैंने कभी ऐसे कैलकुलेट नहीं किया, बट 20-25 पर एनम, या आई थिंक अराउंड दैट 18-22 के बीच में, 18 से 22 18 के से बीच 22 में। के बीच में, बिकॉज दिस इज अ लो यील्डिंग प्रोडक्ट हाँ, और मैं चलेगा। पूरा 45 डेज नहीं तो बैठता हूँ। 15 से 18 की अगर नहीं, आपने 18 तो बड़े आराम से मिलते हैं। 18 आराम Yes, से बैठ yes. जाता है, तो बहुत है आज की तारीख में। क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजी एंड बुके ऑफ स्ट्रैटेजीज करते हैं, तो उसमें ये थोड़ा लो रिस्क होता है, मैनेज कर लेता है ओवरऑल बुक। ये स्ट्रैटेजी आप कब से कर रहे हो? मुझे हो गए करीब आप समझिए 2019 से मैं चालू किया था ये स्ट्रैटेजी। करीब 5 साल हो गए। करीब 5 साल। आपके हिसाब से स्ट्रैटेजी और कितने साल तक चल सकती है? मैम ये मेरे को लगता है कि एवरग्रीन स्ट्रैटेजी है, एवरग्रीन स्ट्रैटेजी। क्योंकि ये देखिए मंथली एक्सपायरीज तो नहीं जाने वाले, ठीक है, एंड आपका जो पूरा मार्केट होता है, जिसे आप फ्यूचर्स भी देखते हैं, वो भी मंथली एक्सपायरीज या रोल ओवर्स में चलते हैं। तो मंथली का एक अलग जगह है, चाहे जितनी वीकलीज आ जाएं, चाहे जितनी लीप्स आ जाएं, या क्वार्टरलीज या 6 मंथली एक्सपायरीज या साल की एक्सपायरीज आ जाएं, मंथली की अपनी एक जगह है एंड वो रहेगी। तो जितने भी मेजर बुक्स हैं, जो भी बड़े प्लेयर्स हैं, वो इन मंथलीज पे काफ़ी सारा काम होता है, लिक्विडिटी अच्छी होती है। तो ये मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी इज़ अ टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी, ये चलनी चाहिए। इसमें बस अपने को स्पेसिफिक इवेंट्स पे थोड़ा ध्यान रखना है, पोजीशन साइजिंग अच्छे से रखें, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज ना करें कि यही एक स्ट्रैटेजी, इसी से सारा पैसा बनेगा, वो थोड़ा हम जरा एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। कोई हाँ, स्ट्रैटेजी पैसा देती है, हम एक्साइटमेंट में आ थोड़ा जाते कि हैं। यार इसी से सब बनना है, हाँ, इसमें सब डाल देते हाँ। हैं, वो नहीं करना चाहिए। बैलेंस आउट कर ले, तो फिर इस पे ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा कि तुम्ही को सारा स्कोर करना है रन्स, तो ये भी अपना काम करके जाएगी। ठीक है। दिस इज एन एवरग्रीन स्ट्रैटेजी इन माय ओपिनियन। तो ये रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यस, ऑन अ रेगुलर बेसिस। आई थिंक यस। तो आई थिंक फ्रेंड्स कि हमारी ये स्ट्रैटेजी पे हम जो अमित जी से बात किए, उस पर आपको काफ़ी क्लैरिटी भी मिली होगी। रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से की है कि कोई भी स्ट्रैटेजी खुद से टेस्ट किए बिना यूज़ मत करिएगा। पहले पेपर पे, फिर जस्ट विथ वन लॉट, लेकिन मैनेज करिएगा। स्टॉप लॉस के बिना कोई ट्रेड मत करिएगा। अ बिग डिस्क्लेमर, आप भी कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? हाँ मैम, जैसे आप और मैं दोनों सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं। एज पर सेबी रेगुलेशंस हम लोगों ने जो भी बात की है आज, वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए था। यहाँ पे ना मैंने कोई रिकमेंडेशन दिया, ना आपने पूछा। नन ऑफ द स्ट्रैटेजीज दैट वर डिस्कस्ड हियर, इसमें कोई भी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। प्योरली हम लोगों ने एक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी किस तरह से मैनेज करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। जी, हमने बिल्कुल वही किया है, हमने कोई रिकमेंडेशन नहीं किया। तो कोई भी स्ट्रैटेजी करने से पहले आप खुद से ट्राई करिए, टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट, फ्रंट टेस्ट दोनों तरह से कीजिए। उसके बाद पैसा डालिए। पैसा आपका है और आप ही को संभालना है और आप ही को ही कमाना है। कोई इसमें आपको आके हेल्प नहीं करेगा कि आपका पैसा ग्रो कर देंगे। लेकिन अगर आप खुद से करोगे तो डेफिनेटली, एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हम गलती करते हैं और तो अपनी गलती से सीखते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे से पूछकर करते हैं बिना अपनी नॉलेज के, तो फिर हम कभी भी उस गलती से सीख नहीं पाते, क्योंकि हमें पता नहीं अगले ने किस हिसाब से बताया है। तो खुद से सीखिए, खुद से समझिए, खुद से स्ट्रैटेजी कीजिए और हम फिर से अमित जी को बुलाएंगे विथ न्यू स्ट्रैटेजी। तब तक के लिए नमस्ते एंड थैंक यू। साथ में हमें ये भी बताइएगा कि ये इंटरव्यू, ये पॉडकास्ट, ये कैसा लगा आपको, और अमित जी के अलावा हम और किन लोगों को बुलाएं जिनसे आप कुछ सीखना चाहते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे उनको लाने की। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।